हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6 का पार्ट 4। और आज पार्ट 4 में हम जानेंगे उदाहरण 6.3 एंड द्रव्यमान केंद्र की गति के बारे में। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं और द्रव्यमान केंद्र को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इसी के संदर्भ में आज हम उदाहरण 6.3 देखेंगे। और यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक एल आकृति की फलक दे रखी है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक एल आकृति की फलक है, यानी कि एक पतली चपटी प्लेट है जो कि एल शेप की है। देखो कुछ इस तरह से ये आपको एल शेप की दिखाई देगी। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये बनाई गई है शेप। तो ये है एल आकृति की फलक, ठीक है। और यहाँ पे हमें इसका ही द्रव्यमान केंद्र को कैलकुलेट करना है। इसका जो द्रव्यमान है वो 3 kg का हमें गिवन है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि इसके जो भी साइड में इसके बिंदु है इस फलक के, उसके हम निर्देशांक हमें गिवन है। निर्देशांक के बेस पे हमें यहाँ पे साइड भी गिवन है कि ये जो फलक है एल आकृति के शेप वाले, इसका साइड कितनी है, 2 मीटर की इसकी साइड है और 1 मीटर की इसका एक स्क्वायर की साइड है। यानी कि जो टोटल साइड है, टोटल जो इसका दो स्क्वायर यहाँ पे दो जो सॉरी इस जो साइड है वो 2 मीटर की है। और हमने क्या करा है, इस एल आकृति की शेप को क्या करा है, स्क्वायर में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। तो कुछ इस तरह से हमने 3 स्क्वायर को बनाते हुए यहाँ पे इस एल आकृति के शेप को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ये हमने क्यों किया है हमने इसको, ताकि हम आसानी से इसका द्रव्यमान केंद्र को कैलकुलेट कर सके। तो हम क्या करेंगे, हर एक स्क्वायर का यहाँ पर सेंटर भी देखेंगे। तो पहला जो स्क्वायर हमारे पास निकलेगा उसका सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, C1 पॉइंट पर। सेकंड स्क्वायर का सेंटर C2 पॉइंट पर। और थर्ड स्क्वायर का जो सेंटर होगा वो C3 पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब हम इन सेंटर को मिलाएंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल की शेप हमारे पास मिल जाएगी। तो जो ट्राइंगल की शेप होगी, हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद जो ट्राइंगल है उसका ये हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। और इसका सेंटर ऑफ मास जो निकलेगा वही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इस एल आकृति के फलक का। और हम अपने पिछले वाले लेक्चर के अकॉर्डिंग ये जानते हैं कि जब हमारे पास 3 बिंदु हो, उस 3 बिंदु से हमें उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो तो हम इसको कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला हम जानते हैं। दैट इज x बराबर m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इस तरह से हम y भी निकाल सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि इन 3 बिंदु का निर्देशांक क्या है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, निर्देशांक को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम आसानी से इसके निर्देशांक कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने पहले वाले लेक्चर में भी सीखा था। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि C1 है वो इस स्क्वायर के सेंटर में कर रहा है। हम जानते हैं इस पूरे स्क्वायर जो है उसकी जो साइड है वो 1 मीटर है। तो अगर इसकी हाफ में लाई कर रहा है तो इसका एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या हो जाएगा, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि C1 बराबर इसके निर्देशांक हो जाएंगे, एक्स में इसके निर्देशांक हो जाएंगे 1/2, कॉमा वाई में कितने हो जाएगा निर्देशांक, वाई में भी इसके निर्देशांक हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि जो पूरा स्क्वायर की साइड है वो 1 है और हाफ के कितने हो जाएगी फिर 1/2 हो जाएगी। उस तरह से हम यहाँ पे C2 को निकाल लेंगे। C2 में निर्देशांक कितने हो जाएंगे, देखो C2 यहाँ पे लाई कर रहा है तो इस पूरे स्क्वायर की साइड हो जाएगी 1, ये है हाफ, यानी 1 प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 3/2। तो इसका x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2 एंड y में कितनी हो जाएगी, दैट इज 1/2। ठीक है, आई होप आपको निर्देशांक निकालना आते होंगे। तो इस तरह से आपको निर्देशांक निकालने इसके आने चाहिए द्रव्यमान केंद्र को निकालने के लिए। नाउ हम अब बात करेंगे C3 की। तो C3 का आप देख सकते हैं कि ये पूरी यहाँ तक इसका x कोऑर्डिनेट जो है, इसका ये वाला x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दैट इज 1/2। और अगर y को देखोगे आप तो y आ जाएगा इसका 3/2। तो इस तरह से हम इसके कोऑर्डिनेट को हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो जब हमारे फॉर्मूले में हम रखेंगे तो दिस इज x1 x2 x3, दिस इज y1 y2 एंड y3 हमारे पास हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका द्रव्यमान। हम जानते हैं कि टोटल जिसका द्रव्यमान है दैट इज 3 kg। लेकिन हमने इस फलक को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से हम जानते हैं वो इक्वल पार्ट्स है। अगर हमें 3 को इक्वली पार्ट्स में 3 में डिवाइड करना हो तो दैट विल बी m1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 1। इस तरह से हमारे पास m2 बराबर हो जाएगा 1, m3 बराबर हो जाएगा 1। यानी हर एक स्क्वायर का जो वेट हो जाएगा, जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 1 kg 1 kg एंड 1 kg।
तो हमारे पास सारे इन्फॉर्मेशन हमें पता चल चुकी है कि क्या क्या हमारे पास गिवन है और क्या क्या हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम इजीली यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र को निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे कि x बराबर होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। आपको जो पिछली इन्फॉर्मेशन में निकाली है निर्देशांक प्लस हमने जो मास निकाला है उसको हम यहाँ फॉर्मूले में पुटअप करेंगे और हमारे पास x यहाँ से निकल जाएगा 5/6 मीटर। इसी तरह से हम y भी निकाल सकते हैं, दैट इज 5/6 मीटर। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पर जो है इस फलक का केंद्र जो है लाई करेगा। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र को आप इस तरह से निकालेंगे। उसके लिए कुछ नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालने आने चाहिए। उसके बाद आप मास रखोगे और फॉर्मूले में इसको वैल्यू को पुट अप कर दोगे। चलिए अब हम बात करते हैं द्रव्यमान केंद्र की गति के बारे में। हम जानते हैं द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, लेकिन अब हम ये जानने वाले हैं जो द्रव्यमान केंद्र होता है उसकी गति किस तरह से होती है। इसको जानना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी कणों के निकाय के बारे में हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, तो जो कणों का निकाय होगा उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र पर निर्भर करता है। उसके द्रव्यमान केंद्र पर ही उसका संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, वो लाई करता है, वो क्या होता है, वो रहता है मतलब। तो अगर हमें ये पता करना हो कि वो कणों का निकाय जो है वो किस तरह से गति कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके द्रव्यमान केंद्र की गति को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हमें ये पता चल जाता है कि उसका द्रव्यमान केंद्र की गति किस तरह से है, किस चीजों को वो डिपेंड करती है, तो उसके बाद हम उस कण के निकाय का गति के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यानी कि हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की। तो हम जानते हैं द्रव्यमान केंद्र बराबर होता है r बराबर होता है समेशन ऑफ mi, r है अपॉन m। ये हम जानते हैं पिछले लेक्चर से। अब हम इसी को मॉडिफाई करेंगे और वेलोसिटी तक हमें पहुंचना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एम आर, यानी कि एम को हमने यहाँ पे ले जा लिया है मल्टीप्लाई में। दैट विल बी एम आर बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ एम आई आर आई को हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं कि m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डेल डैश प्लस mn rn। ठीक है, अब हमें क्योंकि द्रव्यमान केंद्र हमें वेलोसिटी तक पहुंचना है और वेलोसिटी मतलब होता है चेंज इन डिस्टेंस। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों साइड से dt से डिवाइड कर देंगे। ये हम कह सकते हैं इसको हमें अवकलित करना है, समय के सापेक्ष में हमको इसको अवकलित करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे फिर, m को बाहर लिख देंगे एंड dr अपॉन dt हो जाएगा m1 dr1/dt। इस तरह से हमने dt से यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया है, यानी डिफरेंशिएट कर लिया है। तो आप कह सकते हैं कि dr/dt क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस होता है वेलोसिटी, यानी समय के सापेक्ष जब दूरी में परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं वेग। तो दैट विल बी m कैपिटल V इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 डेल डैश mn vn। इसी को हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ से कि v बराबर हमारे पास आ जाएगा, दैट इज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ mi vi अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कैपिटल M। तो ये हमारे पास यहाँ से कणों द्रव्यमान केंद्र के लिए गति का सूत्र निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये निकालना है कि इसके लिए एक्सेलरेशन एंड त्वरण किस तरह से निकालेंगे। द्रव्यमान केंद्र के लिए हमने अभी वेग देखा था, अब हम लिखने वाले हैं द्रव्यमान केंद्र के लिए हम एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें क्या करना है, पिछली वाली इक्वेशन थी इसी को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड बार। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसलिए हम वेग का समय के सापेक्ष में अवकलन कर लेंगे। तो हमने क्या करा, पिछले इक्वेशन को m dv अपॉन dt करा, m1 dv अपॉन dt, इस तरह से हम इसको लिख दिया। अब हम जानते हैं कि dv अपॉन dt होता है a फॉर एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a बराबर हमारे पास हो जाएगा समेशन ऑफ mi ai अपॉन m। तो ये हमारे पास त्वरण के लिए फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा द्रव्यमान केंद्र के लिए। ठीक है, हम इसको आगे जो है हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं कि न्यूटन की गति के सेकंड नियम के अनुसार हमें जानते हैं कि ma बराबर होता है F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू Fn। ठीक है, यानी F इज इक्वल्स टू ma हम जानते हैं, तो इसको हमने और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। तो यहाँ पर अगर जिस क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे ये बल है वो कौन सा बल है,
एफ क्या है, तो यहाँ पे एफ जो होता है वो एफ एक्सटर्नल की हम बात कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम इंटरनल नहीं यहाँ पे वर्क करता है, क्योंकि द्रव्यमान के जो कणों का निकाय होता है वहां पर जो आंतरिक बल होता है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि हर एक कण जो है एक दूसरे पर क्या लगाता है, बल लगाता है, जो कि एक दूसरे के बल लगाने से क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अकॉर्डिंग वो शून्य हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो बल लगेगा, टोटल जो बल होता है यहाँ पे, वो बाह्य बल ही बचता है। तो एम ए बराबर जो एफ एक्सटर्नल होता है वो निकाय के कणों पर प्रभावी सभी बलों का सदिश योग हो जाता है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कणों के किसी निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र होता है, एम ए मतलब हो जाता है द्रव्यमान केंद्र जो होगा, वो मानो निकाय इस प्रकार से वो गति करेगा कि मानो निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान उसमें संकेंद्रित हो और सभी बाह्य बल उसी पर आरोपित हो रहे होंगे। ठीक है, यानी कि जब हम कणों के निकाय की बात कर रहे होते हैं तो उस पर जो हम बल लगाएंगे तो वो बल इस तरह से हमें प्रतीत होगा कि वो संपूर्ण बल उसके द्रव्यमान केंद्र पर लग रहा होगा। कौन सा बल? बाह्य बल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इस तरह से आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या जाना। हमने जाना है कि एम ए बराबर होता है एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल किसे कहते हैं हमने जान चुके हैं अभी अभी। द्रव्यमान केंद्र किस तरह से निकालते हैं वो हमने आज जाना, और हमने ये जाना कि कणों के निकाय के जो के लिए द्रव्यमान केंद्र की जो गति का फॉर्मूला होता है वो किस तरह से निकालते हैं, उसके लिए त्वरण क्या होता है वो हमने देखा यहाँ पर। आवश्यक शर्तें ये थी कि न्यूटन का सेकंड लॉ एंड अवकलन हमें आना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कणों की निकाय का रेखीय संवेग को हम किस तरह से देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।